आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पूरा स्टॉक मार्केट, वो भी सिर्फ एक वीडियो में। अब तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, एक वीडियो में स्टॉक मार्केट पूरा कवर करना इज़ इम्पॉसिबल। इसलिए मैंने पूरा स्टॉक मार्केट बेसिक्स जितनी भी होती है और बेसिक्स डीपली तुमको बहुत अच्छे से डीपली समझाया है। तो अगर तुम ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो तुम बहुत अच्छे से स्टॉक मार्केट समझ जाओगे कि ये कैसे वर्क करता है और कैसे हमें इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टिंग क्या है, सब कुछ समझ पाओगे। आई थिंक कि स्टॉक मार्केट इज़ लाइक ए बाइक, यानी कि ड्राइविंग एक अलग स्किल हो गया और बाइक में कहाँ कौन सा हैंडल लगा है, कहाँ कौन सा इंजन लगा है, कौन सी कंपनी का इंजन है, कौन सा लाइट है, कौन सा हेडलाइट है, कौन सा सीट है, कौन सा टायर है। तो दिस इज़ अनदर स्किल, मतलब ये मैकेनिकल स्किल हो गया। तो इसमें भी स्टॉक मार्केट में भी दो स्किल होते हैं, एक स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है और एक स्टॉक मार्केट कैसे बना है और कैसे मतलब कौन सा स्टॉक पिक करना है, कौन सा स्टॉक्स बढ़िया है, ये अलग स्किल हो गया। तो मैंने इस वीडियो में दो पार्ट में डिवाइड किया इस वीडियो को, जिसमें कि मैं एक पार्ट में बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट कैसे बना है, कैसे बिजनेसेस रन करती हैं, कैसे बिजनेस स्टार्ट हुई, स्टॉक मार्केट तक पहुंची, वो सब कुछ। और सेकंड पार्ट में बताऊंगा कौन से स्टॉक्स तुम्हें पिक करने चाहिए और स्टॉक इन्वेस्टिंग क्या है और स्टॉक मार्केट क्या होता है, और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बात करेंगे। तो आई थिंक कि मैंने एक वीडियो में जितना बता सकता था उतना डीपली बताया है इस वीडियो में। अगर तुम इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आई थिंक कि तुम 60% से 70% पूरा अच्छे से समझ जाओगे। और मैं जल्दी ही सीरीज़ भी लाने वाला हूँ जिसमें तुमको पूरा डीपली बताऊँगा, और मैं जैसे सीख रहा हूँ, जैसे सीखता हूँ, वो तुमको एकदम अच्छे से बताऊँगा। तो बने रहना इस जर्नी के साथ और ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखना, और जो भी कन्फ्यूजन हो कमेंट कर देना। स्टार्ट करते हैं बिजनेस से। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस क्या है? देखो, बिजनेस सिर्फ एक ही रूल पर काम करता है, प्रॉब्लम, सल्यूशन एंड मनी। यानी कि तुमने कोई प्रॉब्लम का पता लगाया जो कि मार्केट में अवेलेबल है, उसका सल्यूशन लोगों को दिया जिससे लोगों की लाइफ आसान हुई, इजी हुई। बदले में लोगों ने तुमको कुछ चार्ज किया, बदले में तुमको पैसे दिए और उसमें तुम्हारा मार्जिन था जो कि तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। एंड दिस इज ऑल बिजनेस। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तुमने अमूल का नाम सुना होगा। क्या होता था पहले शहरों में, उतना ज़्यादा मतलब समझ ही सकते हो, गांव में बहुत ज़्यादा किसान रहते थे, वहाँ ही ज़्यादा खेती बाड़ी होती है, वहाँ ही ज़्यादा गाय भैंसें रहती है, तो वहाँ आराम से दूध मिल जाता था। लेकिन शहरों में दूध मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो अमूल ने ये प्रॉब्लम देखा, उसने सॉल्यूशन ढूंढ लाया। उसने क्या किया, किसानों से दूध लिए और शहर में सप्लाई किया। तो अभी क्या करते हैं कि ये किसानों से 40 रुपये लीटर दूध लेते हैं और शहर में 70 रुपये लीटर से सेल करते हैं। तो इन दोनों प्राइस में बीच में जो 30 रुपया होता है, तो इनका एम्प्लॉय चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज और इसमें जो बचता है उसके बाद, तो ये इनका प्रॉफिट हो जाता है। अब बात करते हैं बिजनेस के टाइप की, यानी बिजनेसेस कितने तरह की होती है। देखो, मोस्टली केसेस बिजनेस 3 तरह की होती है। फर्स्ट प्रोडक्ट बेस्ड, फर्स्ट हो गया प्रोडक्ट बेस्ड तुम्हारा। सेकेंड हो गया सर्विस बेस्ड, जिसमें तुम स्किल वगैरह देते हो। थर्ड हो गया तुम्हारा एसेट बेस्ड। इसमें क्या होता है, पहले में प्रोडक्ट बेस्ड में क्या होता है, कोई सामान जैसे चाय पत्ती हो गया, बिस्किट हो गया, तेल हो गया, शैम्पू हो गया, तो इसमें तुम कोई सामान बेच रहे होते हो, खरीद रहे होते हो, तो वो कंपनीज इसमें आती हैं प्रोडक्ट बेस्ड में। सर्विस बेस्ड में कौन कौन सी कंपनियाँ आती हैं, वो कंपनियाँ जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तुम कोई स्किल बेच रहे हो, जैसे आई थिंक कि मुझे आज वीडियो एडिटिंग की स्किल आती है, मुझे पढ़ाने का तरीका आता है, तो मैं क्या करूँगा, इसको, ये मेरी एक स्किल है, मैं इसके बदले चार्ज कर सकता हूँ लोगों को सिखा के। तो ये सर्विस बेस्ड स्किल हुआ। एसेट बेस्ड में क्या होता है, तुम किसी एसेट में पैसे लगाते हो और अगर वो एसेट्स बढ़िया चलता है, बढ़िया से काम करता है, तो तुम्हारे पैसे भी बढ़ते हैं। अब एग्जांपल से समझाता हूँ कौन कौन सी कंपनी सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड में आती है, उसके बाद सर्विस बेस्ड बताऊँगा। प्रोडक्ट बेस्ड में आ जाती है तुम्हारी नेस्ले, जो कि तुमने नेस्ले के मैगी देखे होंगे, उनके और कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, मंच आता है शायद नेस्ले का। ऐसे ही ब्रिटानिया का तुमने बिस्कुट खाया होगा, मैरीगोल्ड वगैरह। और हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसके सैम्पल्स वगैरह आते हैं, ऑयल आते हैं, प्रोडक्ट आते हैं, बिस्किट्स आते हैं, तो ये सब इसमें आ जाता है। डाबर, पतंजलि, ये सब इसमें आ जाते हैं। सर्विस बेस्ड में कौन कौन सा आता है, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और जोमेटो हो गया तुम्हारा, ये सर्विस बेस्ड हुए। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हॉस्पिटल्स हो गया, ओला, उबर हो गया, ये सब इसमें आते हैं, जो जेप्टो, ब्लिंकिट वगैरह। एसेट्स बेस्ड में तुम्हारा आ गया स्टॉक्स वगैरह, इंडिविजुअल स्टॉक्स, बैंक्स, रियल एस्टेट,
तो ये सब एग्जाम्पल हुए ये तीनों बिजनेसेस टाइप के। अब बात करते हैं कैसे कोई बिजनेस स्टार्ट होकर आईपीओ तक पहुंचता है, स्टॉक मार्केट तक पहुंचता है, स्टेप बाय स्टेप। देखो, जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो एक आइडिया से स्टार्ट होता है। जैसे मैंने चाय की टपरी खोलने का आज आइडिया लाया, अब मैं क्या करूँगा, इसको और भी ज़्यादा मैं चाहता हूँ ग्रोथ, स्केल करना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बिक्री चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, मैं इसमें डिस्काउंट कूपन लाऊंगा, मैं इसमें ऑफर्स लाऊंगा कि ताकि मेरा बिजनेस अच्छा चले, लोगों को पता चले मेरे दुकान के बारे में। तो इसके सबसे पहले स्टेज में मैं लगाऊंगा इसमें अपना पैसा, यानी फाउंडर्स मनी। दिस इज़ लेवल 1। तो इसमें मैंने पहला अपना पैसा लगाया और इसको ग्रो किया धीरे धीरे। अब मेरे को लगता है कि मैंने बहुत अच्छा खासा बना लिया है, बहुत अच्छे से प्रॉफिट करने लगा हो, तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना इसको और भी ऊपर ले जाए, दूसरे जगह भी एक शॉप खोली जाए। तो यहाँ पर उसके लिए मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे, तो मैं क्या करूँगा, दिस इज़ लेवल 2। उसके बाद फिर फैमिली एंड फ्रेंड्स से पैसे लेंगे हम लोग, फैमिली एंड फ्रेंड्स से। ऐसे ही ये बिज़नेस और भी ज़्यादा ग्रोथ करेगा, तो उसके बाद हम बैंक से पैसे लेंगे। उसके बाद इसमें आएंगे एंजल इन्वेस्टर्स। तुमने शार्क टैंक वगैरह देखा होगा तो तुम जानते होंगे कि एंजल इन्वेस्टर्स उनको कहते हैं, या वेंचर कैपिटलिस्ट। वो क्या कहते हैं, नए नए स्टार्टअप्स जो होते हैं, नए नए बिजनेसेस जो आते हैं, जिनको पैसों की ज़रूरत होती है और जो ग्रोथ करना चाहते हैं। अब वो देखते हैं कि इनका बैलेंस शीट कैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसा है, इसका कैश फ्लो कैसा है इस बिज़नेस का। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो वो अपने हिसाब से कंपनी के स्टेक लेते हैं और बदले में फंडिंग देते हैं ताकि बिज़नेस और भी ज़्यादा ग्रो कर सके। इसके बाद एंजल इन्वेस्टर भी जब वो कर देते हैं इन्वेस्ट, उसके बाद आता है अपना लास्ट में आईपीओ। जब तुम देखते हो कि बहुत अच्छे से सब कुछ चलने लगा है और मैं और भी ज़्यादा बिजनेस स्केल करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे बहुत पैसों की ज़रूरत है, तो तुम क्या करते हो, कंपनी का आईपीओ लाते हो, जिसमें तुम पब्लिकली डिमांड करते हो कि हाँ मुझे पैसों की ज़रूरत है और आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो, और कंपनी ऊपर जाएगी तो आपको पैसा ऑलरेडी आपको ग्रोथ मिलेगा, शेयर मिलेगा। अब बिजनेसेस कुछ इस तरह नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। अब देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, हमारे लोकल के जो बिजनेसेस वो कहाँ फेल करते हैं। 99% जो हमारे लोकल के शॉप होंगे, दुकानदार होंगे लोकल के, वो देखना कहाँ फेल करेंगे। वो अपना पैसा तो लगाएंगे, ठीक है, एक दुकान है उनके पास, लेकिन वो इसको स्केल नहीं कर पाते, मतलब कि वो रिस्क उतना ज़्यादा नहीं ले पाते। क्योंकि जब यहाँ पर ये चीज़ आने, मतलब जब तुम दूसरा ब्रांच भी खोलोगे तो तुमको वहाँ पर स्टाफ रखना पड़ेगा, तुम्हारे अंडर काम करने वाले लोग रखने पड़ेंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस दुकानदार क्या चाहते हैं कि किसी को हमारा भाव तोल नहीं पता चले, मतलब कि मैं कितने में खरीद रहा हूँ, कितने में बेच रहा हूँ, वो किसी को नहीं बताना चाहते, या फिर कुछ भी हो। तो मोस्ट ऑफ द केसेस ये बिजनेसेस हमारे लोकल के यहीं पर फेल कर जाते हैं, अपना दूसरा ब्रांच ही नहीं खोल पाते। अब जब कोई कंपनी या फिर बिजनेस अपना आईपीओ लाती है तो उसको क्या क्या बेनिफिट होते हैं आईपीओ से, बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो वो लार्ज कैपिटल राइज कर लेती है आईपीओ में, कैपिटल राइज कर लेती है, यानी बहुत सारा पैसा पब्लिक से ले पाती है। और जब पैसा ले लेगी तो वो क्या करेगी, एंजल इन्वेस्टर जो काफ़ी साल पहले से उसमें इन्वेस्ट हैं। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, जब ये आइडिया आया था और तुमने जब दुकान खोला था, तो ये आईपीओ तक पहुंचने में, स्टॉक मार्केट तक पहुंचने में तुमको बहुत सारा समय लगेगा, क्योंकि समझ रहे हो ना, 0 से 100 ऑफ करोड़ की वैल्यूएशन जाना पड़ेगा, तब उतना में बहुत साल जाएगा, 5 साल 10 साल लगता है सब कंपनियों को। तो एंजल इन्वेस्टर जो इसमें इन्वेस्ट हो गए, तो तुम अब उनको एग्जिट दे सकते हो। तो इसके लिए भी जब कैपिटल तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम उनको एग्जिट दे सकते हो। उसके बाद इसमें क्या होगा, तुम्हारी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि तुम अब स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर चुके हो, तो तुम्हारी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ेगी। अब तुम्हारे स्टाफ जो होंगे, तुम्हारे एम्प्लॉयज़ जो तुम्हारे नीचे होंगे, तुम उनको शेयर्स दे सकते हो, ताकि उनको भी फील हो कि वो भी इस कंपनी में कुछ हिस्सा रखते हैं, वो भी इस कंपनी के मालिक हैं। यानी कि अगर वो अच्छे से काम करेंगे तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, उनका मुनाफा बढ़ेगा, यानी वो भी एक तरह से मालिक हो जाएंगे। 5 इक्विजिशंस, यानी कि अब तुम इस शेयर का करेंसी के रूप में इस्तेमाल भी कर सकते हो। यानी तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो उतने के शेयर गिरवी रख दो, या फिर तुमको ज़रूरत है तो उतने के शेयर किसी को दे दो, तो ये तुम करेंसी के रूप में भी अब इसका इस्तेमाल कर सकते हो शेयर्स का। अब तुम सोचोगे कि कोई कंपनी आईपीओ में लिस्ट तो हो गई, लेकिन यहाँ पर शेयर्स का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, यानी कोई शेयर 50 रुपये का आएगा मार्केट में या फिर 1000 रुपये का आएगा, एक शेयर का प्राइस कितना होगा, वो कैसे डिसाइड होता है, आओ बताता हूँ। ये पहले भर चुका है, इसको मिटाने दो यार।
देखो शेयर्स का प्राइस जो है वो दो तरह से डिसाइड होता है। फर्स्ट, फिक्स्ड प्राइस इशू, जिसमें क्या होता है कंपनी खुद तय करती है कि इसका प्राइस कितना रखा जाए, हम कितना शेयर मार्केट में उतारना चाहते हैं। दूसरा, बुक बिल्ट इशू। बुक बिल्ट इशू एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कोई कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन आज 100 करोड़ है, वो चाहती है कि मार्केट से वो 50 करोड़ का फंडिंग राइज करे, पैसे ले मार्केट से। तो उसको सबसे पहले सेबी को सारे प्रूफ्स देने पड़ेंगे, जिसको DRHP फिलिंग कहा जाता है। DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो इसमें क्या होता है, तुमको अपना बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो, तुमको कितने फंड की ज़रूरत है, तुम उस फंड का यूज़ कहाँ करने वाले हो, DRHP फिलिंग के थ्रू सेबी को देना पड़ेगा। अब सेबी कौन है? ये एक तरह से स्टॉक मार्केट की पुलिस है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक तरह से स्टॉक मार्केट की पुलिस है, जो ये नज़र रखती है कि रिटेल इन्वेस्टर के साथ या फिर कहीं भी इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, या ये सब बाद में बताऊंगा। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, मार्केट मैनिपुलेशन क्या होता है, ये सब बाद में बताऊंगा। तो किसी के भी साथ फ्रॉड ना हो, वो इसके लिए इसको बनाया गया है। तो सेबी को तुमको पहले DRHP देना पड़ेगा। इसमें क्या क्या होता है, तुम अगर तुम्हारे पास 100 करोड़ की पहले कोई कंपनी है, तो तुम जाओगे अंडर राइटर के पास। अंडर राइटर्स लाइक अभी SBI कैपिटल हो गया, महिंद्रा कोटक कैपिटल हो गया। तो ये अंडर राइटर्स है जो तुमको ये चेक करके बताएंगे कि तुम्हारे कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, तुम्हारी बैलेंस शीट कितनी है, तुम्हारे P&L स्टेटमेंट कितना है। तुमको सारा लेखा जोखा अपना इनको देना होगा। उसके बाद ये तय करेंगे तुम्हारी वैल्यूएशन। देन ये तुमसे पूछेंगे कि तुम फिक्स्ड प्राइस इशू में जाना चाहोगे या बुक बिल्ट इशू में। तो तुम अगर कहोगे फिक्स्ड प्राइस इशू में, तुमको पहले ही डिसाइड करना होगा कि तुमको कितने शेयर मार्केट में उतारना है। लाइक कि तुम एक शेयर का दाम 500 रुपये रखना चाहते हो, तो तुमको 500 रुपये के शेयर 10 लाख, यानी तुमको मार्केट में 10 लाख शेयर उतारना है। तो तुम दोनों मिलकर, ये कंपनी और ये अंडर राइटर्स दोनों मिलकर ये तय करोगे कि शेयर का प्राइस इतना रखा जाना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि मैं IPO लाऊं और लोग डिसाइड करें इसका प्राइस कितना होगा, तो तुम इसी के रेंज में, यानी इसका 500 से 600 एक बैंड तैयार करते हो, यानी प्राइस रेंज, कि पब्लिक जिस प्राइस पर डिमांड करेगी उस प्राइस पर हम उनको देंगे। ये प्राइस रेंज हो गया 500 से 600 का, जिसमें तुम 500 रुपये पर भी उसको स्टॉक्स खरीद सकते हो, 600 रुपये पर खरीद नहीं सकते एक्चुअली में, तुम अप्लाई कर सकते हो। तुम्हारा बाद में डिसाइड होगा कि तुम्हारा वो स्टॉक अलॉट हुआ या फिर नहीं। दिस इज़ लाइक ए लॉटरी, यानी बहुत सारे लोगों को नहीं भी मिलता है, बहुत सारे लोगों को मिल भी जाता है। तो दिस इज़ लाइक ए लॉटरी। अब पूरा स्टेप्स जानते हैं कि कैसे कैसे ये होता है, मतलब कि कैसे DRHP फिलिंग से शुरू होकर ये लिस्ट होता है शेयर मार्केट में। पहले इसको मिटाने दो यार। स्टेप 1, पहले इसका DRHP फिलिंग होगा। स्टेप 2, अब इसको सेबी के पास ये जाएगा DRHP वाले डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कि सेबी अप्रूव करेगी कि सही है या फिर नहीं। अब यहाँ पर अप्रूव्ड हो गया, उसके बाद तुम्हारा प्राइस बैंड तय होगा। तुम प्राइस बैंड अपना अनाउंस करोगे कि प्राइस रेंज कितना रखना है, प्राइस बैंड अनाउंसमेंट। उसके बाद स्टेप 4 में तुम्हारा IPO आएगा, तुम्हारे कंपनी का IPO ओपन होगा, और ये मोस्टली 3 दिन तक रहता है, मतलब 3 दिन तक इसका IPO ओपन रहता है किसी भी कंपनी का, ट्रेडिंग डेज में। यानी कि पब्लिक अब अप्लाई कर सकती है, पब्लिक यहाँ से अप्लाई कर सकती है स्टॉक्स के लिए। स्टेप 5 में 3 दिन बाद IPO क्लोज होगा। उसके बाद शेयर्स का अलॉटमेंट होगा, शेयर्स अलॉटमेंट। तुमने ओवर सब्सक्राइब्ड और अंडर सब्सक्राइब सुना होगा। अब ये क्या है, ओवर सब्सक्राइब। मान लो कंपनी ने 1000 शेयर अपने मार्केट में उतारे, बट खरीदने वाले जो थे वो 2000 हो गए। दिस इज ओवर सब्सक्राइब। इसको बोलेंगे ये कितना गुना हुआ, ये 2x सब्सक्राइब हुआ, 2x ओवर सब्सक्राइब। बट वही कंपनी ने मान लो 1000 ही स्टॉक्स शेयर्स निकाले, बट खरीदने वाले सिर्फ 600 ही हुए, तो ये हुआ अंडर सब्सक्राइब, यानी 0.6x। तो दिस इज अंडर सब्सक्राइब। इसमें सबको मिल जाएगा, बट यहाँ पर जब 2000 लोग थे, इसमें लॉटरी सिस्टम अप्लाई होगा, किसी को मिलेगा या फिर किसी को नहीं मिलेगा। इतना होने के बाद लास्ट में मार्केट में ये शेयर्स लिस्ट हो जाते हैं, लिस्टिंग शेयर्स।
अब ये लिस्ट कैसे होता है, कहाँ होता है, अब बात करते हैं प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट के बारे में। प्राइमरी मार्केट, इसमें क्या होता है, कोई कंपनी है, दिस इज कोई कंपनी अपने शेयर्स जो है इन्वेस्टर्स को देगी और इन्वेस्टर्स अपना फंड इस कंपनी को देंगे, दिस इज प्राइमरी मार्केट। बट यहीं पर अगर किसी इन्वेस्टर को, मान लो किसी ने इस कंपनी में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसको इमरजेंसी आ गई किसी काम की कि अब मुझे इमरजेंसी है, मुझे पैसे निकालने हैं 50,000 की, मुझे अर्जेंट ज़रूरी आ गई, तो अब ये कंपनी के पास अगर जाएगा तो कंपनी को तो पैसों की ज़रूरत ही थी, तो वो उसका ऑलरेडी यूज कर चुकी है इस पैसे का। तो अब ये पैसे कहाँ से लाएगा, कंपनी तो बोलेगी भाई मैंने, तुमने पैसे दिए थे, मैंने इसका यूज़ कर दिया, तुमको बदले में शेयर्स भी दे दिए हैं, अब मेरा तुम्हारा नाता ख़त्म। तो ये कहाँ से लाएगा पैसे, इसके लिए इजाद हुआ सेकेंडरी मार्केट का। सेकेंडरी मार्केट जिसे तुम लोग NSE BSE भी कहते हो, जहाँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, देखो नाम में ही एक्सचेंज है, यानी शेयर्स लो पैसे दो, दिस इज एक्सचेंज। तो ये इन्वेस्टर जिसने खरीदा था IPO से, अब वो सेल करना चाहे तो वो सेकेंडरी मार्केट में सेल करता है, NSE या BSE में वो सेल कर देता है। अगर कोई खरीदने के लिए इच्छुक व्यक्ति होगा जो इंटरेस्टेड होगा उस शेयर में, और जिसको लगता है कि शेयर का प्राइस ज़रूर बढ़ेगा, तो वो इससे खरीद लेगा। अब ये NSE और BSE है क्या और ये काम कैसे करते हैं, आओ बताता हूँ। देखो NSE मतलब मैंने बता ही चुका हूँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये भी बम्बई में है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये भी बम्बई में है, दोनों बम्बई में है, इसलिए मुंबई को फाइनेंशियल राजधानी भी कहा जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। अब इसको मिटाकर NSE BSE के बारे में डिटेल से तुम लोग को बताता हूँ कि NSE कब स्टार्ट हुआ, BSE कब स्टार्ट हुआ, और निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, ये सब वगैरह। देखो ये सब इंडेक्सेस है, इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत ज़्यादा बेसिक्स हैं, तुम घबराओ मत। अब आई थिंक कि तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो तुम बहुत ज़्यादा इच्छुक हो ये सब जानने के लिए और तुमको मज़ा भी आ रहा है, आई डोंट नो। NSE, अरे ये चल क्यों नहीं रहा, NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देखो इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में और इसकी शुरुआत हुई 1875 में। जी हाँ, जब हम आज़ाद भी नहीं हुए थे उस टाइम पर क्या होता था, पहले के टाइम में पेपर पर ट्रेड हुआ करते थे, मतलब पेपर पर, जैसे शेयर जो होते थे वो पेपर पर बनते थे। जैसे तुमने कई बार सुना भी होगा कि MRF के शेयर किसी के घर में पेपर के रूप में किसी तिजोरी में रखे थे, किसी के दादाजी ने खरीद के रखा था और वो अब बेच रहा है, तो एक शेयर का प्राइस अभी 1.5 लाख रुपये के आसपास है या फिर उससे ज़्यादा है, आई डोंट नो। तो अब वो बेच रहा है तो उसके पास करोड़ों की संपत्ति आ गई। तो ये BSE में इनिशियली जब भी स्टार्ट हुआ था तो इनिशियली पेपर ट्रेड हुआ करते थे, पेपर में शेयर्स हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे टाइम बदला, नाउ अब ये पूरा सिस्टम ये भी शिफ्ट हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक्स पर, यानी ऑनलाइन सब कुछ हो चुका है। बट ये जब से स्टार्ट हुआ है ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक पर ही है। इसमें देखो, इसमें एक इंडेक्स आता है, सबसे मेन इंडेक्स है इसका निफ्टी NSE का, जिसमें टॉप 50 कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से, अब मार्केट कैप क्या होता है वो बताऊंगा आगे। निफ्टी जिसमें मार्केट के टॉप 50 कंपनी लिस्ट होते हैं। वहीं BSE का मेन इंडेक्स है सेंसेक्स, सेंसिटिविटी इंडेक्स। इसमें क्या होता है, यहाँ पर टॉप 30 कंपनी का मार्केट कैप जिसका बड़ा होता है तो 30 कंपनियों को रखा जाता है। अब तुम NSE या BSE से कोई शेयर खरीद रहे हो तो वो शेयर सेटल करने के लिए भी कुछ होना चाहिए ना, मतलब शेयर कौन सेटल करेगा। तो यहाँ निफ्टी के लिए, सेंसेक्स के लिए, सॉरी NSE के लिए NSDL कंपनी जो है वो शेयर सेटल करती है, और यहाँ CDSL ये शेयर सेटल करती है BSE का। अब बात करते हैं, जब भी हम कोई शेयर खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो वो कैसे बेचते हैं और कहाँ से बेचते हैं। डीमेट अकाउंट क्या होता है और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, तुमने बहुत सुना होगा डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये सब होता क्या है आओ बताता हूँ। सबसे पहले इसको मिटाने दो, ओके। देखो डीमेट अकाउंट
ये दोनों तुमको एग्जांपल समझाता हूँ, तब समझ में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट भाई चल भी नहीं रहा अच्छे से। अच्छा कोई दिक्कत, अरे बीच में किसी का कॉल आ गया था यार। अच्छा हम कहाँ थे? डीमेट अकाउंट क्या है और ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। मान लो तुमने एक शॉप खोला है, एक दुकान खोला है, तुम हो, ये तुम्हारा दुकान है। तो तुम क्या करते हो, जब भी कोई बाहर से प्रोडक्ट लाते हो तो स्टॉक्स भी एक बिजनेस की ही तरह है। तुम जो बाहर से स्टॉक्स खरीदोगे यानी ये तुम्हारा प्रोडक्ट हो गया। तुम प्रोडक्ट लेने से पहले देखते हो ना, प्रोडक्ट हमारे मार्केट में अगर मैं अपने दुकान में रखूँगा तो क्या ये कस्टमर खोजेंगे इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, कौन से ब्रांड का है, कौन सी कंपनी का है, कितना दिन ये चलेगा, कितना दिन में इसका एक्सपायरी होगा। तो तुम ये सब कुछ चेक करके लेते हो ना कि प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं और अच्छे रेट पर बिकेगा या नहीं। तो ऐसा ये स्टॉक्स में होता है। तुमको पहले कंपनी के बारे में सब कुछ पता करना पड़ेगा, फंडामेंटल उसके निकालने पड़ेंगे और स्टॉक अभी सही रेट पर मिल रहा है या फिर नहीं। उसके बाद तुम बाई करते हो और जितना में तुमने खरीदा था उससे महंगे पर सेल कर देते हो, जिससे तुम्हारा बेनिफिट हो जाता है। तो ये एक डिजिटल प्रोडक्ट टाइप हो गया। तो यहाँ पर तुम क्या करते हो, प्रोडक्ट को लाते हो तो अपने स्टोर में जो खटाल होता है, जिसको क्या बोलते हैं, रैक वगैरह भी, काउंटर वगैरह भी कहते हैं, तो उसमें प्रोडक्ट को रखते हो। तो वो स्टोर जिसमें रख करते हो ये सब प्रोडक्ट, उसको जैसे फ्रिज मान लो, फ्रिज में तुम कोको कोला वगैरह जो चीज़ आता है, मतलब फ्रिज वाला आइटम, तो उसमें फ्रिज में रखते हो ना तुम। तो फ्रिज एक तरह से तुम्हारा डीमेट अकाउंट हो गया। दिस इज डीमेट, जहाँ तुम अपने स्टॉक्स स्टोर करते हो। वहीं दुकान तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, क्योंकि तुम डीमेट से, स्टोर से के खटाल से, फ्रिज से सामान निकाल कर बेचते हो। तो दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट, यानी जब भी तुम कुछ बेचते हो तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, उसके बाद वो बिकता है। उसके बाद वैसे ही तुम जब कुछ खरीदते हो तो पहले वो ट्रेडिंग से होता हुआ तुम्हारे डीमेट में स्टोर हो जाता है। अब बात करते हैं कैसे तुम कोई स्टॉक खरीदते हो, तो उसका पूरा प्रोसेस कि वो कैसे हमारे डीमेट अकाउंट में आता है। लाइक कि देखो, ये हुआ बायर, ये हुआ सेलर। तो मान लो तुम बायर हो, तो तुमने क्या किया, कोई शेयर है जो 1000 रुपये का मिल रहा है, तुमने बाय कर लिया। तो तुमको डायरेक्ट लगता है कि सेलर से डायरेक्ट तुम्हारे पास शेयर आ जाएगा? नहीं, बीच में बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है। जैसे बीच में तुम्हारा ब्रोकर रहता है। तुम जहाँ पर अकाउंट बनाते हो, ये डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, तुम जहाँ पर बनाते हो उसको बोलते हैं ब्रोकर। ब्रोकर के पास जाओगे तभी तो बनेगा अकाउंट। तो ब्रोकर के पास तुमने अकाउंट बनाया, तो तुम पहले इसको ऑर्डर देते हो कि मुझको ये स्टॉक खरीदना है, तो मेरे को खरीद के ला दो। तो ये इसके बाद ये एक्सचेंज के पास जाएगा, NSE BSE के पास, जहाँ पर इसके सुपर पावर कंप्यूटर्स वगैरह जो होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स, वो मैच करते हैं कि कोई इतने रेट में 1000 रुपये में बेचने वाला है कि नहीं। मतलब तुम, ये दोनों अननोन हैं, ये दोनों आपस में नहीं जानते। तो ये मैच करेगा कि कोई इतने रेट में बेचना चाह रहा है या नहीं। अगर चाह रहा है तो वापस से यहाँ पर कंप्यूटर जो है NSE BSE के पास ये ट्रांसफ़र करेगा, फिर ब्रोकर के पास, ब्रोकर से ये तुम्हारे पास आ जाएगा। दिस इज़, ऐसे ही चलता है ये पूरा। और ये ब्रोकर कोई भी हो सकता है, लाइक अपस्टॉक्स, जीरोधा, अभी के टाइम में तो बहुत ऑनलाइन है, ग्रो, एंजल वन, मतलब बहुत सारे हैं। और अगर तुम अपना डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हो तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा अपस्टॉक का, तुम उस लिंक से ओपन कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि तुमने ये 1000 रुपये खरीदा है तो तुमको 1000 रुपये ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। बीच में ब्रोकरेज चार्ज भी लगेगा, जो कि 20 रुपया या 30 रुपया लगता है, तो वो भी लगेगा। और STT कटता है, टैक्स वगैरह, वो सब कट के तुम्हारे पास 1020 रुपया, 35 रुपया में आएगा, इतना लग जाएगा एक शेयर में। अब बात करते हैं हमारे इंडियन मार्केट में कितने सेक्टर्स है, यानी कौन सी कंपनी किस सेक्टर में आती है। जैसे कोई बिस्किट बनाती है, तेल बनाती है, तो वो FMCG की आई। कोई सर्विस वैल्यू प्रोवाइड करती है, टेक प्रोवाइड करती है, तो वो IT कंपनी में आ गई। जैसे IT कंपनी में तुम समझ ही सकते हो, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब IT कंपनी के हैं। वैसे ही बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। आओ सेक्टर्स के बारे में तुम लोग को डिस्कस करते हैं। तो इंडिया में मोटा मोटी जो है 12 टाइप के सेक्टर्स होते हैं, मतलब मोटा मोटी 12 सेक्टर्स को लिया जाता है मेनली। वो 12 सेक्टर्स कौन कौन है? फर्स्ट, IT सेक्टर्स, इसके बारे में तो सबको पता है। इसमें कौन कौन सी कंपनी आती है, इससे क्या होगा, तुमको पता चल जाएगा कौन सा सेक्टर में हम इन्वेस्ट करने वाले हैं पैसे, कौन से सेक्टर को फ्यूचर देख के खरीद सकते हैं। तो IT सेक्टर में तुम्हारा अभी तुरंत बताया, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, SCL टेक, ऐसे ही बहुत सारी कंपनी हैं। सेकेंड, FMCG, ये क्या हुआ, फास्ट मूविंग कैपिटल गुड्स, यानी कि इसमें वो सारी चीज़ें आती है जो बहुत जल्दी बिक जाती है, जैसे बिस्किट्स वगैरह हो गया, तेल, शैम्पू, ये सब तुमको पता ही होगा। तो इसमें आ गया नेस्ले, अभी तुरंत ही तो बताया था, हिंदुस्तान यूनिलीवर,
ब्रिटानिया, पतंजलि, ये सब इसमें आ गया, पतंजलि। थर्ड बात करें तो बैंकिंग सेक्टर, ये तो सबको पता ही होगा, HDFC, SBI, ICICI, ये सब इसमें आते हैं। फोर्थ तुम ले लो फार्मा, फार्मा, कितना गंदा राइटिंग है मेरा, फार्मा एंड हेल्थ केयर, इसमें आते हैं सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लैब और डीवीज लैब। नेक्स्ट ऑटोमोबाइल्स, इसमें वो कंपनियां जो गाड़ी वगैरह बनाती है, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो ही लिखो, मारुति सुजुकी, हीरो, बजाज, ये सब इसमें आते हैं। नेक्स्ट ऑयल एंड गैस, तो इसमें आते हैं HPCL, BPCL। नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉर्सन एंड टोब्रो, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है लॉर्सन एंड टोब्रो, जिसको LNT कहा जाता है। फिर रेल विकास निगम, NCC। नेक्स्ट मेटल्स, इसमें आते हैं टाटा स्टील, जिंदल स्टील, ये सब तुमने नाम सुना ही होगा एक्चुअली। नेक्स्ट कैपिटल गुड, हाँ वही जिसमें हैवी मशीनरीज लगती है, यानी भारी भारी सामान लगते हैं, जैसे इसमें ABB इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब भी इसमें आता है। 10 कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इसमें आते हैं वो जो मतलब कंज्यूम किए जाते हैं ऑडियंस के द्वारा, लाइक टाइटन, ज्वेलरी वाले सारे आइटम इसमें आते हैं। नेक्स्ट टेलीकॉम, इसमें आते हैं एयरटेल, इंडस, जियो भी इसमें आता है, लेकिन जियो अभी लिस्ट नहीं हुआ है। और आई थिंक एक जो मैं भूल रहा हूँ, कौन सा था, याद नहीं है, बाद में बता दूंगा। तो इतने सारे सेक्टर्स है पूरा इंडिया में। अभी तुमने ये सेक्टर समझे तो इससे तुमको एनालाइज करने में बढ़िया होगा कि कौन सा कंपनी कौन सा सेक्टर का है, तो तुम फ्यूचर देख के उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आई थिंक कि मैंने तुमको मोटा मोटी स्टॉक मार्केट का पार्ट 1 बता दिया, अब चलते हैं पार्ट 2 में। देखो पूरा जो स्टॉक मार्केट है, अपना स्टॉक मार्केट, ये 2 भागों में बटा है, यानी 2 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला इन्वेस्टिंग, दूसरा ट्रेडिंग। तुमने सुना होगा कि इंस्टाग्राम पर तुमने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने आप को ट्रेडर बोलते हैं और करोड़ों की गाड़ी में, पोर्चे में, मतलब शो ऑफ करते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो हाँ है ट्रेडिंग में, सिर्फ तुमको सीखना पड़ेगा, और मैं भी अभी तक नहीं सीखा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग मोस्टली बात करेंगे इन्वेस्टिंग पर। व्हाट इज इन्वेस्टिंग? अब देखो ट्रेडिंग में भी बहुत टाइप होते हैं, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें एक दिन में ही तुमको पैसा डाल के निकालना होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शंस, तो ये सब इसमें होते हैं। अब आज के इस वीडियो में हम इन्वेस्टिंग के लिए बात करने वाले हैं। तो इसमें मोस्टली 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट, हम लोग डायरेक्ट स्टॉक्स खरीद सकते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक किसी कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके स्टॉक्स खरीद के। सेकेंड, म्यूचुअल फंड। थर्ड, ETF। देखो स्टॉक्स, जब भी हम किसी कंपनी के, जैसे तुम कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, तुम मान लो अपने आप को एज्यूम करो एक दुकानदार हो, तुम मान लो ये प्रोडक्ट खरीदते हो, ये इंक है, तुम पहले क्या देखते हो कि ये प्रोडक्ट बढ़िया है कि नहीं, मार्केट में बिकेगा कि या नहीं, तुम इसे प्रॉफिट के साथ बेच पाओगे कि नहीं। सभी इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए होता है, वो सस्ते दाम में खरीदना चाहते हैं और महंगे दाम में बेचना चाहते हैं। सेम लाइक ये प्रोडक्ट, मान लो तुम्हारा स्टॉक्स है, ये तुम्हारा स्टॉक्स एक प्रोडक्ट है, तो दिस इज़ लाइक योर डिजिटल बिजनेस, यानी कि तुम ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हो वैसा। लाइक कि मान लो आज तुमने रिलायंस का एक शेयर खरीदा 100 रुपीज़ में, अब तुम क्या चाहोगे कि इसका शेयर का प्राइस ऊपर चला जाए, 120 हो जाए, 130 हो जाए, तभी ना तुम बेचोगे, तभी तो तुमको प्रॉफिट होगा। तो इसलिए लोग स्टॉक्स खरीदते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड क्या होता है? देखो ये एक एजेंसी होती है जिसे AMC कहा जाता है, AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इसमें क्या होता है, एक मैनेजर होता है,
वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होता है, वो बहुत अच्छे से सब कुछ को एनालाइज करके स्टॉक्स में एनालाइज करके वो बहुत सारे स्टॉक्स को एक बार खरीदता है और उसमें तुम्हारे पैसे डाल देता है। अब म्यूचुअल फंड कोई कंपनी है तो वो तुम्हारा सिर्फ पैसा हैंडल नहीं करती, वो हज़ारों लाखों लोगों का पैसा हैंडल करती है, जिसमें लाखों या करोड़ों रुपये हो सकते हैं। तो उतना पैसा वो हैंडल करते हैं। ये मोस्टली स्टॉक्स से ज़्यादा सेफली माने जाते हैं, क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग मिलकर स्टॉक्स पिक करते हैं और डाइवर्सिफाई करते हैं, ताकि अगर तुमको एक स्टॉक में लॉस भी लग गया, पूरी कंपनी एक कंपनी डूब भी गई, तो बहुत सारी कंपनी में डाइवर्सिफाई है तो और सब कंपनी मिलके इसको एडजस्ट कर देती है। नेक्स्ट ETF। अब ये क्या है? ETF का फुल फॉर्म होता है, एक्सचेंज जगह कहाँ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब ये एक तरह से बोल लो तो स्टॉक्स भी है, म्यूचुअल फंड्स भी है। मतलब म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने तुमको पूरा एक्सप्लेन नहीं किया। जैसे म्यूचुअल फंड में, जैसे स्टॉक्स में तुम खरीदते हो शेयर्स, यहाँ पर तुमको मिलता है यूनिट्स, जिसे NAV भी कहा जाता है। अब स्टॉक्स क्या होता है, पूरा दिन ऊपर नीचे होता रहता है कि कभी उसका दाम घट गया एक दिन में ही, वो बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी रहती है, तो घट गया, कभी बढ़ गया, कभी घट गया, कभी बढ़ गया, कभी घट गया, कभी बढ़ गया। बट म्यूचुअल फंड्स में तुमको एक दिन में एक बार ही रेट पता चलता है। जैसे आज सोमवार है, कल मंगलवार है, तो आज 100 है तो कल 99 होगा। तो इसमें वॉलीटिलिटी पूरे दिन पर निर्भर करती है। अब ETF में क्या होता है, ये वॉलीटिलिटी तो रहती है इसकी स्टॉक जैसे, बट ये एक म्यूचुअल फंड होता है, मतलब म्यूचुअल फंड की तरह एक्ट करता है। इसमें तुम डायरेक्ट एक स्टॉक्स, जैसे स्टॉक्स में सिर्फ एक स्टॉक्स खरीद रहे थे, एक कंपनी के शेयर तुम्हारे पास आ रहे थे, बट इसमें तुम्हारे पास बहुत सारे कंपनी के शेयर आते हैं, तुम डायरेक्ट एक्सचेंज से शेयर खरीदते हो। जैसे निफ्टी 20 तुमने नाम सुना होगा, निफ्टी 20। अब ये क्या है, निफ्टी 20 में तुम इंडिया के टॉप 50 मार्केट कैप कंपनीज में, जो सबसे बड़ी मार्केट कैप रखती है इंडिया के, उसमें इन्वेस्ट करते हो। ये ETF है। और ऐसे ही गोल्ड के भी ETF आते हैं, सिल्वर के भी ETF आते हैं, और बहुत सारे ETF आते हैं। अब SIP क्या होता है, देखो SIP जो होता है वो इन तीनों में हो सकता है। SIP का मतलब होता है, कहाँ लिखूँ भाई, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP मतलब एक SIP होता है, एक लमसम होता है। अब देखो तुमको बहुत ज़्यादा इसमें नहीं ले जाऊंगा, बहुत ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा। सिस्टमेटिक इन्वेस्टर मतलब कि तुम किसी चीज़ में थोड़ा थोड़ा करके पैसा डाल रहे हो, और एक होता है लमसम, जिसमें कि तुम एक बार में ही मोटा पैसा डाल देते हो। मान लो आज तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है, तुम डायरेक्ट किसी चीज़ में डाल दिए तो उसको बोलेंगे लमसम। बट तुम्हारे पास मंथली 5,000 रुपये आ रहा है और 5,000 रुपये तुम मंथली डाल रहे हो, तो इसको बोलते हैं SIP। और SIP कुछ नहीं है, ये कंपाउंडिंग है। अगर तुम कंपाउंडिंग समझते हो तो तुम SIP बहुत अच्छे से समझते हो। तुम SIP स्टॉक्स में भी कर सकते हो, किसी स्टॉक्स में तुम मंथली SIP कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में भी SIP कर सकते हो, ETF में भी SIP कर सकते हो, जिसमें तुम थोड़ा थोड़ा पैसा मंथली ऑटोमेटिक देते रहोगे। तो देखो म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न फिक्स्ड रहता है, मोस्टली इनका रिटर्न 12% से 18% के आसपास रहता है, इससे आगे नहीं जाएगा। मतलब कि क्योंकि ये डाइवर्सिफाइड रहते हैं तो इससे ज़्यादा ये मोस्टली लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए हम प्रीफर करते हैं कि स्टॉक्स ही खरीदें। और स्टॉक्स खरीदने के लिए हमको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो उसके लिए हमको कंपनी के बारे में जानना ज़रूरी है, प्रोडक्ट कौन सा हम स्टॉक्स खरीद रहे हैं उसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्या कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ कर पाएगी कि नहीं वो जानना ज़रूरी है। और ये मैं अब तुमको बहुत सिंपल से बताऊँगा। अब ये सब होता कैसे है, मतलब हमें पता कैसे चलेगा कोई स्टॉक्स हमें अभी खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो ये सब डिसाइड होता है, ये सब हमें पता चलता है फंडामेंटल एनालिसिस के द्वारा। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, इसको भी मिटा ही देता हूँ। व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस? फंडामेंटल एनालिसिस एकदम सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो जो चीज़ तुम खरीद रहे हो उसके बारे में पूरा एनालाइज करना कि वो खरीदना सही है कि नहीं, हम सही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं कि नहीं, ये फंडामेंटल एनालिसिस कहा जाता है। अब देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मार्केट कैप। तुमने बहुत बार सुना होगा मार्केट कैप, इस कंपनी का इतना है, इस कंपनी का इतना है। इसमें सुना होगा बॉटम लाइन, टॉप लाइन, तुमने बहुत बार सुना होगा। टॉप लाइन कुछ नहीं है बट किसी कंपनी की सेल्स है, मतलब कितना वो कंपनी सेल्स कर रही है, बेच रही है। और बॉटम लाइन क्या है, बॉटम लाइन तुमने खूब सुना होगा, बॉटम लाइन, टॉप लाइन, ये सब कुछ काटने छाटने के बाद तुम्हारा प्रॉफिट जो कंपनी को बचता है वो है बॉटम लाइन। मार्केट कैप क्या है,
मान लो कोई कंपनी है, इसने 1000 शेयर्स लॉन्च किए और एक शेयर का प्राइस 100 रुपये रखा, तो इन दोनों के अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इस कंपनी की मार्केट कैप आ जाएगी 1000 इंटू 100। इस कंपनी की मार्केट कैप कितना हुआ? 1 लाख रुपया, 1 लाख। तो इस कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 1 शेयर्स प्राइस, ये आता है मार्केट कैप। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, लाइक पी रेशियो, पीबी रेशियो, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसी, डी/ई यानी डेब्ट टू इक्विटी, और करंट रेशियो। अभी इसके बारे में तुम लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, बस अभी टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। पी रेशियो क्या होता है? देखो, पी रेशियो का मतलब है प्राइस बटे अर्निंग, यानी कि किसी कंपनी का शेयर का प्राइस 100 रुपये है और अगले साल इसका प्राइस 120 हो गया, तो इस बढ़ा कितना? 20% बढ़ा है, 20 का अर्निंग हुआ है और प्राइस कितना है इसका? 120, तो इसका पी रेशियो निकल के आ जाएगा 6। दिस इज़ पी रेशियो, मतलब प्राइस बट्टे अर्निंग। यानी हम इस कंपनी में 6 रुपये लगाएंगे, एकदम सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ ताकि एक देसी भाषा में, ताकि तुम लोग अच्छे से समझो। अगर हम इस कंपनी में 6 रुपये लगाते हैं तब हमें 1 रुपये बचता है, यानी कि हमको इस कंपनी में 1 रुपये कमाने के लिए 6 रुपये लगाना पड़ता है। अब पी रेशियो जितना ज़्यादा किसी कंपनी का कम रहेगा उतना ज़्यादा वो कंपनी बढ़िया है। नेक्स्ट, पीबी रेशियो। अब ये क्या होता है? प्राइस बट्टे बुक वैल्यू, प्राइस बट्टे बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या है? बुक वैल्यू वही है जो कंपनी के पास एसेट्स हैं, मतलब कंपनी के पास कितना ज़्यादा एसेट्स है, कितना ज़्यादा उससे कंपनी पैसा कमा रही है। लाइक कि किसी कंपनी के पास 100 रुपये के एसेट्स हैं और उसके पास 120 रुपया उसका एक शेयर का प्राइस है। एक शेयर के प्राइस के हिसाब से बुक वैल्यू डिसाइड होती है। तो इसका कितना आया? 6/5 यानी 1 पॉइंट कितना 2। तो इस कंपनी का बुक P/B रेशियो 1.2 आया, जो कि बढ़िया है। अब P/B रेशियो जितना कम रहे, P/E रेशियो जितना कम रहे उतना बढ़िया है। अब ROE क्या है? इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी। मान लो किसी कंपनी का शेयर का प्राइस 100 था और उसने 20 रुपये कमाए। अब ये परसेंटेज में निकलता है, रिटर्न ऑन इक्विटी इंटू 100 करेंगे तो 100 से 100 कटेगा, इसका मतलब 20%, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। यानी तुमने अगर इस कंपनी में 100 रुपये लगाए थे तो कंपनी ने 100 रुपये पर तुम्हारे 20 रुपये कमाया है, तो 20 रुपये का रिटर्न हुआ, तो रिटर्न ऑन इक्विटी इसको बोलते हैं। अब ROC क्या है? दिस इज़ लाइक कि कंपनी के पास कितना लोन है, यानी कंपनी ने 20 रुपये तो कमाए और 100 रुपये की इसकी इक्विटी है, बट कंपनी के पास मान लो एक शेयर पर 50 रुपये का लोन भी है, तो ये इस पर कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20/150 इंटू 100, 2 बार में 3 बार में 20 दूना 40/3, ये आएगा 13.33%। अब जितना ये दोनों ज़्यादा रहेगा कंपनी के लिए उतना ज़्यादा बढ़िया है। मतलब कंपनी अपने लोन का कितना प्रोडक्टिविटी से यूज़ कर रही है वो ROCE बताता है, और कंपनी इक्विटी के पैसों का, हमारे पैसों का कितना अच्छे से यूज़ कर रही है वो ROE बताता है। नेक्स्ट, डेब्ट टू इक्विटी। अब ये क्या होता है? कंपनी के पास कितना ज़्यादा कर्ज है एक शेयर के हिसाब से ये डिसाइड होता है। एक शेयर मान लो 100 रुपये का है और कंपनी ने उस शेयर पर कितना ज़्यादा का कर्ज ले रखा है उस इक्विटी के लिए। अब 100 रुपये का इक्विटी है और कंपनी ने इस पर 150 रुपये का लोन ले रखा है, तो ये कितना आएगा? 3/2, D/B आ जाएगा D/E आ जाएगा तुम्हारा 1.5, यानी कि डेब्ट टू इक्विटी। अब ये भी जितना ज़्यादा कम रहे उतना ज़्यादा बढ़िया है, यानी कंपनी इक्विटी पर कितना ज़्यादा कम लोन ले रही है, कितना ज़्यादा कम कर्ज ले रही है। अब ये डिपेंड करता है, क्योंकि कोई भी बढ़िया कंपनी जो है वो अपने स्टेक देना नहीं चाहती है। नेक्स्ट, करंट रेशियो। व्हाट इज़ दिस करंट रेशियो? मतलब कि जैसे हमारी सैलरी 10,000 है सपोज डैट, और हम खर्च कर रहे हैं मंथली 8,000। 3 0 से 3 0 जाएगा 5 4, यानी 1.25। अब करंट रेशियो भी जितना ज़्यादा रहे वो उतना ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि मान लो अगर मैं 5,000 खर्च कर रहा होता तो 10 दूना 20,000, करंट रेशियो 2 का आता
जितना ज़्यादा कोई कंपनी कम खर्च करती है, जितना ज़्यादा उसके पास कम बिल्स होते हैं, उतना ज़्यादा उसका करंट रेशियो ज़्यादा होता है। और जितना ज़्यादा करंट रेशियो ज़्यादा रहेगा, मतलब कि कंपनी खर्च कम कर रही है और उसकी कमाई ज़्यादा है, ये करंट रेशियो बताता है। और करंट रेशियो मोस्टली 2 से ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया माना जाता है। करंट रेशियो जितना ज़्यादा हो, कंपनी उतना ही ज़्यादा बढ़िया मानी जाती है। अब बात करते हैं मार्केट वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू की। मतलब मार्केट वैल्यू क्या है और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। देखो, जब भी तुम कोई सामान खरीदते हो तो हमें ये देख कर खरीदना चाहिए कि हमें वो प्राइस पर लेना है या फिर वैल्यू पर, मतलब कि उसका प्राइस रीजनेबल है कि नहीं। लाइक मान लो तुम किसी दुकान पर गए और एक समोसा जहाँ मिल रहा था 20 रुपये का, और किसी दूसरे दुकान पर गए वहाँ एक समोसा मिल रहा था 10 रुपये का। अब तुम इस दुकान पर जाते हो तो तुम्हें समोसा एवरेज लगता है, और यहाँ पर जाते हो तो तुमको बहुत बढ़िया से समोसा दिया जाता है, साथ में छोला भी दिया जाता है, चटनी भी दिया जाता है, प्याज भी दिया जाता है। तो प्राइस यहाँ भले ही कम है, लेकिन तुमको वैल्यू जो प्रोवाइड हुई, तुम कहोगे ना कि यहाँ बहुत बढ़िया वैल्यू दिया है, मतलब 10 रुपये के हिसाब से बहुत अच्छा प्रोवाइड किया है वैल्यू। बट यहाँ पर 20 रुपये वाले में जाते हो तो सिर्फ समोसा पकड़ा देता है और चटनी दे देता है, वो भी एवरेज रहता है। तो तुम कहोगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये के लायक था। तो दिस इज़ इंट्रिंसिक वैल्यू। ये इसका प्राइस है, ये इसका मार्केट प्राइस है, ये इसका मार्केट प्राइस है, MKT प्राइस। और इसका वैल्यू है, ये इसका ओरिजिनल वैल्यू है। तुम कहोगे कि इसने इतना अच्छा दिया तो इसका कम से कम 12 रुपया तो दाम होना ही चाहिए। तो दिस इज इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि हमको चीज़ें प्राइस पर नहीं खरीदनी है, हमको खरीदना है इंट्रिंसिक वैल्यू पर। एंड अगर तुम ये चीज़ समझ जाते हो कि किसी स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, मैं उस स्टॉक को जितना मार्केट प्राइस है उससे कम में खरीद पा रहा हूँ कि नहीं, अगर तुम ये चीज़ सीख लेते हो तो 95% तुम्हारा बात ख़त्म है। मतलब तुम 95% सीख चुके हो, मतलब मोटा मोटी 100% भी मान सकते हो अगर तुम फ्यूचर देख के कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। मतलब फ्यूचर देख लिया और इंट्रिंसिक वैल्यू देख ली, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू कम निकली और फ्यूचर सिक्योर है कंपनी का, मतलब फ्यूचर में और भी ज़्यादा ग्रोथ होने के चांसेस हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय दैट स्टॉक। यानी कि अगर तुमने इंट्रिंसिक वैल्यू जान लिया और जितना मैंने बताया वो जान लिया, तो तुम मार्केट को आज आराम से मार्केट में ग्रो कर सकते हो, आराम से अपने पैसों को ग्रो करवा सकते हो। अब मैं तुमको अगर इंट्रिंसिक वैल्यू समझाने जाऊँ तो ये वीडियो और भी ज़्यादा लंबा होगा, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ बेसिक सारे चीज़ें बताई है ताकि लोग समझ पाए कि स्टॉक मार्केट क्या है, ये कैसे वर्क करता है। तो आई थिंक कि मैं जो जर्नी स्टार्ट करूँगा उसमें पूरे डिटेल से बताऊँगा, क्योंकि ये चीज़ एक्सपीरियंस से आती है और बहुत सारे डाटा है, मैथमेटिकल डाटा है, उनको करने के बाद तुम अच्छे से करना सीख जाओगे सब कुछ। और अब आई होप कि तुमको वीडियो पसंद आया होगा और तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जो चीज़ नहीं समझ में आया, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट्स कर सकते हो। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।